नमस्कार। इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल एक बार फिर आपसे मुखातिब है। आज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 22 मार्च 2024 को। हर साल की तरह से पानी जो है, जो जल है, वाटर है, ये लाइफ का बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये पांचों को वेदांत में पानी जो है पंच तत्वों में से एक तत्व माना गया है, और कि ये आवश्यक है जीवन के लिए, चाहे मानव का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे मगरमच्छ का हो, चाहे मछली का हो। तो पानी की आवश्यकता हो। खेती बाड़ी भी जो पानी से ही होती है, बिना पानी के तो बंजर रेगिस्तान हो जाएगा। अनाज कहाँ से आएगा खाने के लिए? जानवरों को खाने के लिए घास कहाँ से आएगी? इसलिए पानी अति आवश्यक है। इसलिए इसमें सभी धर्मों में, सनातन धर्म में जो है पानी को पंच तत्वों में शामिल किया। क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में उसको होली वाटर कहा गया। जब बच्चा 40 दिन का होता है, वो पादरी उसको एक पानी का बताशा जो है रेफर लेके उसके होठ से छुआ देता है और बच्चा पवित्र हो जाता है। ऐसी कुरान में भी, होली कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, जो जैसे मसलन आयत है 1908, 2027, 2092, 3112, 3114, 5150, 5152, 5591, 5961, 5963। तो अल्लाह ने जो है, मैं इसको कुरान को मोस्ट मॉडर्न रिलीजन समझता हूँ, और मैं इसको प्योरली लॉ बुक समझता हूँ कि हमारा जीवन कैसे बीते, कैसे अपना जीवन जिए, यही तो धर्म है। और जब धर्म को मानना छोड़ दिया आदमियों ने, रिलीजन की कमांड को छोड़ दिया, तो सरकारों को कानून बनाने पड़े। देयरफॉर कोडिफिकेशन और सोशल कंडक्ट, कोडिफिकेशन सोशल कंडक्ट इज रिलीजन एज वेल लॉ। तो इन सब बातों को देखते हुए, तो कुरान में भी उनका भी, पौधे का भी पानी पे उतना हक है, जानवर का भी पानी पे उतना ही हक है जितना कि इंसान का हक है। सबको प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा नहीं हो कि एक साहूकार आदमी पानी के स्रोत पे कब्जा करके बैठ गया और उधर पानी बेचना शुरू कर दिया, जैसे कि आजकल हो रहा है। दिल्ली में जल बोर्ड से पानी का मालिक बन गया। अरे ये भगवान की दी हुई कुदरत ही है, नियामत है। दिल्ली जल बोर्ड पैसे बेच रहा है, पानी की बोतलें बिक रही हैं। पहले आदमी जो थे प्याऊ लगाते थे, पानी पिलाना धर्म का काम माना जाता था। आज ये पानी खरीद के पिया जा रहा है। ये क्या हो गया? ये समाज कहाँ जा रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं है। पानी तो सबकी कुदरत की दी हुई चीज है। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है कि उसकी फैक्ट्री लगा के बेच रहा है पानी को। ये सब गलत हो रहा है आजकल। तो वाटर डे जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज फिर हम एक बार उसी वहीं पे लौट जाए जहाँ से कि पानी मुफ्त मिलता था। अब ये देखिए, गंगा रिवर दुनिया की बड़ी रिवर्स में है, जिसमें 1882 में जो था तकरीबन, कॉटन जो था एक बड़ा इंजीनियर था, उसने इसमें एक डैम बना, बैराज बना दिया, और वहाँ से अपर गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल, दो कैनाल से निकाल दी। क्यों? कि उससे पहले 1824 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में जो था, ये कैनालें बनाई गई। हालांकि उसको सज़ा मिली फिर कि तुमने कंपनी का पैसा वेस्ट किया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड था। तो सज़ा हुई। मगर आज भी जो नॉर्थ इंडिया है, जो जमुना कैनाल है, गंगा कैनाल है और दूसरे जो कैनाल्स हैं, उसकी वजह से खुशहाल है। अकाल नहीं पड़ा यहाँ पे, पब्लिक खुश है, अनाज खूब हो रहा है, सरप्लस अनाज हो रहा है। और उसके अलावा जब पानी जो है नदियों से, नहरों से, और जब खेतों में जाता है, परकोलेट होकर डाउन जाता है, तो अंडरग्राउंड जो सबसॉइल वाटर होता है, उन एक्वाफर्स को सब सप्लीमेंट करता है। और उसको हम जो है 1956 के बाद जो है ये ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी आई। जो सबसे पहला ट्यूबवेल लगा था, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मेरठ के अंदर लगाया था, जब जवाहरलाल नेहरू क्वीन एलिजाबेथ आई थी, उनको दिखाने ले गए थे वो ट्यूबवेल। अब वो ट्यूबवेल आज भी फंक्शनल है। आप मेरठ कैंट से आगे निकलिए थोड़ा, राइट हैंड पे ट्यूबवेल आज भी फंक्शनल है। उसका पर्पज इरिगेशन था।
मैं जब इरिगेशन डिपार्टमेंट में रहा दिल्ली सरकार के फ्लड कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मैंने भी बहुत से ट्यूबवेल लगवाए। एक तो जो पानी का रीयूज एफुलेंट इरिगेशन स्कीम जो थी मेरे पास थी 3, और उसको पानी को सप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा पानी होता था, तो वो शैलो कैपेबिलिटी ट्यूबवेल से लगवा दिए, पंप लगा के उनको पानी को डाल दिया। तो उससे एक तो जो बहुत ज़्यादा उसमें मैन्योर होती थी वो डाइल्यूट हो गई, और जहाँ पे पानी आखिर तक नहीं पहुँच पाता था पानी की कमी होने की वजह से, वो आखिर तक सलीमगढ़ तक पहुँचने लगा, उधर जैतपुर तक पहुँचने लगा ओखला ट्रीटमेंट प्लांट से, कोऑर्डिनेशन ट्रीटमेंट प्लांट से सलीमगढ़ जहाँ पानी नहीं पहुँचता था, सबकी शिकायत होती थी किसानों को, वहाँ भी पानी पहुँचने लगा उसके टेल एंड तक। तो पानी तो जो है चाहे तो कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबके लिए अति आवश्यक है। तो पानी के कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबर का बंटवारा हो, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। अब जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं तो इसको हम बात को याद करें कि पानी का जो है सबको बराबर का मिले। ये सब धर्म ग्रंथों में लिखी हुई खुदा की कमांड ना रह जाए, ये भगवान की कमांड ना रह जाए, ये जीसस क्राइस्ट की कमांड ना रह जाए, इसको अमली जामा पहनाया जाए और सबको पानी मिले, जिससे सब खुशहाल हो, खेती बाड़ी बढ़े, उस गाय भैंस जानवरों को, भेड़ बकरियों को घास मिले खाने के लिए, चिड़ियों को दाना मिले, और जो है ये जो पानी बह के जाता है उसमें नदियों में नालों के थ्रू जो है और समुद्र में जाता है, उससे जो है ये बड़ी बड़ी मछलियाँ, व्हेल, सब ये पड़ती है। तो पानी तो लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक इंग्रेडिएंट है। इस बात को हमेशा याद रखें, यही धर्म है और यही कानून है। और जब पानी के पोल्यूशन का, जब हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो वो वाटर प्रोटेक्शन फ्रॉम पोल्यूशन एक्ट 1974 बना। क्या हुआ उसका? कानून तो बन गया, ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बने, सब रिश्वतखोरी के अड्डे बन गए। ये पोल्यूशन से बचाने के लिए अब यमुना विहार के जो नाले हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, जो बरसाती पानी के नाले हैं, उनको नसराई कॉलों की टट्टी पेशाब का पानी लाके उनको नालियाँ मिला दी, उसको सीवर बना दिया। यहाँ पे यमुना विहार में जो डीडीए ने ग्रीनफील्ड कॉलोनी डेवलप की थी, किसानों से खेत एक्वायर करके, जमीन एक्वायर करके, उसमें सीवर लाइन अलग है, उनके मैन होल्स बने हुए हैं, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो है बरसात के दिन पानी होता है, 12 महीने का होता है। आज इनमें जो है अदरसाई कॉलोनी का, अब ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो कहता भाई इसको कैसे मिला दिया। अरे भाई मैं जो था जब 88 में, अप्रैल 88 में दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, मैंने यही बात कही थी। तो जस्टिस वधवा ने मेरी 3 बात सुनने के बाद जो है, मैं कहा इससे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, तो उनका इस रेट में डिसाइड नहीं हो सकता, यू फाइल एनी रेट। तो फिर मैंने जो था, मगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कानून नहीं जानता था। फिर मैंने जब उन्होंने जजेस ने मुझसे कानून सवाल किए तो मैं थोड़ा एनलाइटेंड हुआ। मैंने जो थी सब कानून के कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, CRPC, IPC, CPC, वाटर एक्ट 70, वो रेयर एक्ट, सारे ये पोल्यूशन के मामले में सारे पढ़े। और फिर मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, पोल्यूशन होलोकॉस्ट। जब उसके ऊपर मैंने जो था, मुझे इंडिया हैबिटेट सेंटर में बुलाया था उन्होंने, जब ये गंगा के पोल्यूशन का फेज़ 1 कंप्लीट हुआ था राजीव गांधी के ज़माने में, तो उन बाद मैंने अपने लेक्चर में दिया था, तो वो न्यूज़पेपर में छपा, सब उसकी रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद गांधी पीस फाउंडेशन में मैंने लेक्चर दिया था इसी के ऊपर एक संडे को, उसकी भी रिपोर्टिंग हुई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने जब ये फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 89 को सेलिब्रेट किया गया, मुझे लॉ फैकल्टी में लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया। अब मैंने सोचा ये इसमें तो सारे LLM PhD हैं लॉ के, मैं अंगूठा छाप लॉ जिसको पता ही कुछ नहीं है, मैंने कभी काला कोट पहना ही नहीं, ना काली सफ़ेद कमीज पहनी, सफ़ेद कमीज तो बहुत पहनी है, सफ़ेद पैंट तो पहले भी पहनता था मैं काला कोट कभी नहीं पहना है। तो फिर क्या हुआ, उसके अंदर जो था मैं अपना लेक्चर दे के आ गया, लोग मुझे अच्छा था। उसी को लेके मैं फिर नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया। मैं कहा ये वाटर एयर पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी कम हो रही है। तो मैंने 89 में वहाँ पे एक अपील फाइल की। तो वहाँ पे ये DDA जो था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये 3 रिस्पोंडेंट थे। तो DDA कहता है जी हम तो DDA एक्ट से गवर्न होते हैं 1957 के। मैं कहा गवर्न होते हैं, तुमने पोल्यूशन करने का कहाँ लिखा उसमें?
उसकी तो एम्बिटमेंट में ही है ये एक्ट है, एमसीडी कहती है, एमसीडी एक्ट से गवर्न होते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि हम तो रेगुलेटरी बॉडी, हमें मैं कहा तुमने क्या रेगुलेशन किया, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हो, टैक्स पेयर के पैसे थे, कोई रेगुलेशन नहीं किया, तुम तीनों जो है कंज्यूमर एक्ट में आते हो। तो भाई क्या हुआ है कि उन्होंने सुनवाई के बाद 2-3 ईयर्स के बाद दूसरी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन ने एडमिट कर ली, 3 पेज का ऑर्डर पास कर दिया। जब जैसे 3 पेज का ऑर्डर किया, उन्होंने 2 दिन बाद डीडी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा 5 जज की बेंच थी, कभी अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, अब पहले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, उसके बाद हम देखेंगे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा क्या करूँ, मैं कहा जब उनका सुप्रीम कोर्ट आओ, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है, 250 रुपये लगती है सुप्रीम कोर्ट की भी, मेरे तक में 300 रुपये लग गए, क्योंकि उसकी फी जो भी अनक्षर लगाओ 5 रुपये, अपील के जितने अनक्षर लगाओ उसके हर अनक्षर 5 रुपये। मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, नहीं तो मैं 1 आध 2-3 ही अनक्षर लगाता, 260-265 रुपये में निपटा देता। मेरे तक में 280 रुपये लग गए। खैर मैं गया जी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं थोड़ा लेट पहुँचा क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मेरी बुशर्ट भी भीग गई। मैं पहुंचा लेट, तो मैंने जाके कोर्ट मास्टर को दी पर्ची, तो उसने कहा भी आपका पास ओवर हो गया, नंबर आएगा। तो मैं नंबर आया तो मैं बोला वहाँ, मुझे पता ही था कि सुप्रीम कोर्ट में माइक लगे हुए हैं। मैं जैसे एसोसिएशन की, इंजीनियर्स एसोसिएशन की मीटिंग में, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में 150 आदमी को, 200 आदमी को बिना माइक के बुलंद आवाज में शहनशाही में स्पीच दे देता था, उसी स्पीच में मैं बोल पड़ा। तो दोनों जज मुझे घूर के देखने लगे जैसे कि मैं को चोर उचक्का हूँ। सारे वकील मुझे घूर के देख लगे, मेरी आवाज़ इको के साथ गूंज गई उसको हॉल के अंदर, कोर्ट रूम में। क्या कोर्ट बात नहीं, उन्होंने वैकेट कर दिया स्टे, मैं लेके आ गया स्टे। फिर वो ईबी रेडी होते थे सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, वो कहा भी ये तो प्रॉपर नहीं है। मैं कहा दिस इज प्रॉपर। वो पढ़े लिखे आदमी सुप्रीम कोर्ट के जज जो है बेवकूफ़ थोड़ा बैठे हुए हैं। उन्होंने जो ऑर्डर किया है वो ठीक किया है, तो अगर आपको ठीक लगे यू गेट इट अमेंडेड, आई विल नॉट गो। तो ओके वी एडमिट, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर मगजमज चलता रहा 6.5 साल, कुछ नहीं किया। 3.5 करोड़ के उन्होंने ऑर्डर किए डीडीए को, एमसीडी को रेक्टिफाई करने के लिए, वो भी खा गए पैसे एमसीडी वाले। 2 दफ़े था मुझसे, जो एमएलए था यहाँ का लोकल, उसकी कॉपी ऑर्डर की मुझसे लेके गया वो, और 2 दफ़े जो था डिप्टी मेयर जो था एमसीडी का, वो लेके गया। वो सब इंजीनियर के साथ मिलकर पैसा खा गए, काम कुछ नहीं हुआ, 2 पैसे का काम नहीं हुआ। आज हालत उससे बदतर है। अब जब मैं देखता हूँ कि जब ये 91 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, अब नेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल 2024 में कह रहा है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के जो पोल्यूटेड वाटर के स्टॉक वाटर ट्रेन पे कैसे मर रहा है। भैया मैंने अभी उनको ईमेल की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और जो नेशनल कंज्यूमर कमीशन का 43 ऑफ 89 ओरिजिनल पिटीशन, उसको पढ़ लो, देख लो उनके ऑर्डर पे क्या तब अमल नहीं है। तुम आज कर रहे हो अमल, मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हो, पोस्ट रिटायरमेंट तुमको नेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया, क्या कर रहे हो, खुशी कर रहे हो तुम। और दुनिया की हालत बिगड़ती है, हर साल जाड़ों में हल्ला मचाते हैं कि पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हो गया। अरे जब मैं तुम्हारे पास आया था कि 1 लाख रुपये कंपनसेशन दे दो, हमारी ज़िंदगी कम हो गई है पोल्यूशन से, हम बड़े परेशान हैं। अगर जो मुझे 1991 में उस सरकार जो पैसे दिलवा देती डीडी से, ये कोर्टें जो है, तो आज ये सब की सब एजेंसी गवर्नमेंट ठीक है। ये पोल्यूशन के लिए सरकारी एजेंसी ही जिम्मेवार है, और ये कोर्ट जिम्मेवार है, नेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जिम्मेवार है, हाँ ये हाई कोर्ट जिम्मेवार है। कुछ नहीं कर रहे हैं, इनकी जो कानून में ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। और इनकी वो आर्टिकल 142 में जो है सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ द लॉ और द रूल। ऐसे वो सेक्शन 151 सीपीसी में फुल जस्टिस करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को, वो भी एम्पावर्ड है। करते कुछ नहीं है ये लोग जो है, सबके सब जो है मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हैं और रिश्वत खा रहे हैं, पैसे दे के अपार्टमेंट ले लेते हैं। ये बहुत से जो सीनियर एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि 85% जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भ्रष्ट है, 60% हाई कोर्ट के जज भ्रष्ट हैं इंडिया में, और 20% जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिश्वतखोर है, बेईमान है। अब क्या करो ऐसी हालत में। एक दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रशांत भूषण को कहा, कैसे कर दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्ट तुम नहीं कर दो। उन्होंने कहा तुम नाम बताओ कौन कौन से, उसने लिफाफे में दे दिया। अब वो लिफाफा जो आज तक नहीं खोला, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं है इनकी खोलने की। उसमें सारे बेईमान सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम दिए हुए हैं। क्या मैंने जो है कल ही अभी फिर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और पहले भी मैंने भेजा था, स्पीड पोस्ट से भेजा था, कुछ नहीं हुआ, राष्ट्रपति को भेजा था, उसको वो लिए बैठे, वो पता नहीं क्या रहे क्या नहीं। कल मैंने फिर ईमेल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्राचूड़ जी को
और सुप्रीम कोर्ट को सीसी किया है उसमें, ये देखते हैं क्या करते हैं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कुछ करना कराना है इन्होंने। ये सारे के सारे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की हत्या कर दी, डेमोक्रेसी की मर्डर कर दिया, सिटीजन के फंडामेंटल राइट का मर्डर कर दिया, वोटर के फंडामेंटल राइट का मर्डर कर दिया। डी फैक्टो दे हैव मर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, सिटीजन, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वोटर। हम एक साफ सुथरी हवा में, ताजी हवा में जीना चाहते हैं, ये हमको जीने नहीं दे रहे। कम वक्त पोल्यूशन कर रखा है, परेशान कर रखा है। आदमी कहते शताब्दी, और शताब्दी क्या 100 साल के आज जिएंगे। मेरे से कितने छोटे आदमी जो है वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो गई। अभी मैं गया था भ्रष्टाचार निवारण समिति का ज्वाइंट सेक्रेटरी, एक हफ्ते पहले, वो कहता जी उसको तो 5 महीने पहले डेथ हो गई। वो मुझसे 15 साल छोटा था, कैसे डेथ हो गई है? वो कहता हार्ट अटैक कैसे हो गया? ये पोल्यूशन की वजह से हुआ है। ये ना तो पानी को प्योर रहने दे रहे हैं, ना उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ना उसका वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सबको परेशान कर रखा है इन्होंने। पानी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया, बेच रहे हैं पानी। ये क्या हो रहा है? सब ये गलत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो बनाओ, खूब बनाओ, चाय पेन पकाओ, मैंने अभी भी चाय पी है, मगर साथ साथ जो है पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम पोल्यूशन, और इस पर सबकी साझी, ये जो है सोशलिज्म, यही तो था। सोशलिज्म का क्या मतलब था? वो अग्रसेन जो होते थे, महाराज अग्रसेन, जिनको देवता अग्रसेन कहा, उनका भी 1 ईंट और 1 रुपया जो भी शहर के अंदर बाहर से आदमी आएगा उसको सब आदमी, शहर के निवासी 1 ईंट और 1 रुपया देंगे। तो वो सोशलिज्म था। ऐसी जो कुरान में लिखा हुआ है इक्विटेबल, ये सोशलिज्म है। शायद दुनिया का सबसे पहला कोडिफाइड सोशलिज्म जो है कुरान के अंदर है, जो मैंने आए थे आपको बताई है ये कुरान की। आप इनको पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं कुरान में, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। आप उसको भूल जाइए, अच्छी चीज़ें उसमें अमल तो कीजिए। कम से कम पानी को तो बचा लो, ये जो तुम्हारे जीवन का सार है। खून का एक बड़ा हिस्सा जो है 80% हमारी बॉडी का, कहते हैं 80% जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो वाटर सेल्स से बनी हुई है। अरे भाई उस 80% है, तुम 75 मान लो, कब मान लो, उसका कोई कुछ ख्याल कर लो। और इनका वाटर सेल्स का जो है इसको सम्मान दो जो समझना चाहिए। और सोशलिज्म ये है कि सबको पानी मिले, सबको मुफ्त पानी मिले, और साफ सुथरा पानी मिले, और सबको बराबर हो। ये नहीं एक आदमी तो 2 स्विमिंग पूल में नहा रहा है 2 लीटर में, एक आदमी वो आधी बकेट जो है, एक आधी बाल्टी पानी नहीं है, 2 मग्गे में वो नहा रहा है जैसे तैसे। बकरी को पानी पीने के पेट भर पानी नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो पोल्यूटेड वाटर है। गधे को पोल्यूटेड वाटर, ये सब क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। तो जब हम वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें अब जैसे बहुत से रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसे राजस्थान का था, गुजरात का था, खैर वो भाखड़ा डैम बना, वहाँ से कैनाल से लेके पानी और वो राजस्थान के रेगिस्तान के टेल एंड तक पहुँचा दिया। वहाँ की चिड़िया जब खुशहाल हो गई, पेड़ हो रहे, जो भूखा मरता था राजस्थान, अनाज उसका सरप्लस हो गया। और तो जो पाकिस्तान, जिसको हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नेता अपना दुश्मन मानते हैं, वहाँ की चिड़िया भी राजस्थान के, हिंदुस्तान के सिर्फ पानी पीती है। और पानी सीवेज हो गए जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास के पेड़ है, दरख्त है, वो भी ग्रीन हो गए हैं। ऐसे नर्मदा का पानी जो राजस्थान, इसका गुजरात का सूखा इलाका था, वहाँ तक नहर बना के पहुँचा दिया। तो ये पानी का हम मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फ्लड इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट ऑफ वाटर। हमारी गवर्नमेंट जो है मैनेजमेंट में फेल हो गई है, सारी नलायक है, एक से एक बढ़ के एक, कोई नहीं आया भाई। ये गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस इज मैनेजमेंट। आप ना तो ह्यूमन पावर का, आज जो है बेरोजगारी फैल रही है, ये बेरोजगारी क्यों फैल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पा रही है। तो नोट कमाने में लग रहा है, वो इलेक्शन में पैसे खर्च करते हैं, बेईमान चोर। तो ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को ये मैनेज नहीं कर पा रहे, वाटर रिसोर्स को ये नहीं मैनेज कर पा रहे, जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, इनको आता ही कुछ नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए अब मैं क्या करूं? मैं तो फेल हो गया। मैंने उसमें किताब में अब भी लिखा था, जो एक दफे वीपी गॉडेस जो थी वो आई थी मुझसे मिलने के लिए अपने बिहार में, मेरे घर पे, मैं वहाँ से लौटा था सिक्किम से घूम के। तो उन्होंने कहा कि भाई
मेरे पति, मैं शिव की बीवी हूँ, भगवान शिव की। तो मैं कहा अच्छा, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, सबूत नहीं माना कि नहीं आप शिव की बीवी हो, वो बेकार में मुझसे कभी लड़ पड़ती हो कि तुम कौन होते हो सबूत मांगने वाले। तो उन्होंने कहा अभी मैं शिव बड़े दुखी हूँ, तो मैं बीबी हूँ तो मैं भी बड़ी दुखी हूँ। तो उन्होंने कि सभा में क्यों दुखी हो? कहता है जी उनको गंगा बड़ी प्यारी थी, उनकी गंगा शिव की बेटी है, उनको बड़ी प्यारी थी, वो किसी को देना चाहते थे। तो भागीरथ जो थे वो आए, उन्होंने कहा जी आपने किसी ना किसी को तो अपनी बेटी का हाथ देना ही है, शादी करनी है तो मुझे दे दो। तो शिव मानते ही थे, फिर उन्होंने मुझसे भी कहा, मैंने भी शिव को समझाया किसी न किसी को तो बेटी ब्यानी है, तो शिव भाव मान गए। तो क्या हुआ कि भागीरथ जो थे हर साल आते थे, तो हमें बता जाते थे, जैसे एक दामाद का फ़र्ज़ है कि अपने सासू को बताए कि आपकी बेटी सुखी है, उसके बाल बच्चे सुखी हैं, खुशहाल हैं, है। तो उसके बाद बहुत साल से भागीरथ आए नहीं। अब शिव इस बात से परेशान है कि क्या हुआ, मेरी बेटी का हालचाल नहीं पता चल रहा। अब पति का दुख देख के मैं भी दुखी हो जाती हूँ कि कुछ। तो हुआ क्या, अब सवाल ये है कि वो भागीरथ क्यों नहीं आए शिव को, अपने ससुर को उसका, उनकी बेटी का हालचाल बताने, कि हिंदुओं ने गंगा मैली कर दी, उसको जो है ड्रेन बना दिया। दिल्ली के अंदर जमुना मैया बची नहीं, नाला बना दिया उसे, सीवर ड्रेन, ऐसी गंगा को पोल्यूट कर दिया। अब भागीरथ किस मुंह से जाके शिव को बताएं कि जी हिंदुओं ने आपकी बेटी गंगा मैली कर दी। अब वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे भगवान भागीरथ। शिव इसलिए रो रहे हैं और पति का दुख है। तो ये मुझे बताई बात उन्होंने, पार्वती ने, मैंने उनकी बात सुनी। मैं कहा चाय पियो, मैं सिक्किम से बहुत बढ़िया चाय लाया था। तो चाय तो उन्होंने पी मगर बिस्कुट नहीं खाए, शायद उनको परहेज उनका व्रत हो कि भी अनाज की चीज़ नहीं खानी है, और तो बहुत व्रत करती हैं। तो खैर वो चली गई। वो उनको रोता देख के मुझे भी आंसू आ गए। मैंने भी जो 88 से इसके एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के अगेंस्ट बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मेहनत की। तो अब 2017 में मैं बूढ़ा भी हो चला, उस टाइम तो मैं जवान था 88 में, 89 में। तो अब मेरी भी उम्र दराज हो चली है, अब जैसा चल रहा वह चल रहा। मैं कहा भी मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं, अब तो शिव जी है, भगवान शिव जी है, वही कोई सोल्यूशन ढूंढे जो जिन्हों पोल्यूटर मस्ट बी पनिश, ये कानून में लिखा हुआ है। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने कहा था, यूएनओ में भी बात आई, पोल्यूटर मस्ट बी। किसको पनिशमेंट हो रहा है? ये तो मक्खन में डबलोटी खा रहे हैं और पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये पोल्यूशन जो है, प्रदूषण की समस्या जो है, ये तो कुछ होना वाला नहीं है। हाँ, मगर मुझे कुछ अच्छे भी दिखाई देता है। क्यों? कि दुनिया की आबादी जो है, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने गंगा मैली की है, भगवान इनको जरूर सजा देगा, 100% देगा। आज जो है, अगर जो जितनी हमारी आबादी है उतनी आबादी आगे भी चलते रहे, तो एक औरत को 2.1 बच्चे पैदा करने चाहिए। मगर आज हालत ये हो गई है कि 1.5, एक औरत जो है 1.5 बच्चा पैदा कर रही है, 1.5, इससे आबादी घट रही है। और मुझको ये दिखाई देता, अगर जो माइग्रेशन ना हो, आउटसाइड इंडिया से बाहर ना जाए आदमी, सारे आदमी हिंदुस्तान में रहें, तो जो है 1950 तक जो आज 160 करोड़ या 150 करोड़ की आबादी है, ये घट के 80 करोड़ के आसपास रह जाएगी। मगर सवाल ये, माइग्रेशन भी हो रहा, आदमी हिंदुस्तान से की बदहाली देख के अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। तो वो फैक्टर नहीं लगाओ तो 50 करोड़ की आबादी होगी बाई 2050। अब जब आबादी घट जाएगी तो पानी की जरूरत भी कमी हो जाएगी। तो जो ये पानी जो है, आज जो शॉर्टेज है, हाहाकार मजा, पानी कम हो गया, पानी कम हुआ, पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ, बोतल का पानी पी रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, पानी सरप्लस हो जाएगा। आबादी घट गई, उसके पानी के कंज्यूमर घट गए, उसको इस्तेमाल करने वालों की आबादी घट गई, तो ये पानी सरप्लस हो जाएगा। ये जो पिछले 200 साल में ये पानी घटता गया, सब सॉल्ट वाटर जो है पंप आउट करते रहे, पानी एक्वाफर फिलअप नहीं हो पाए, वो जो है फिर दोबारा हो जाएंगे 2050 के बाद जो है। और फिर ये पानी की समस्या अपने आप ही कुदरती ढंग से हो जाएगी, और शिव जी भी खुश हो जाएंगे, और पार्वती को भी रोने की कुछ जरूरत नहीं बचेगी, और गंगा भी मैली होने से बच जाएगी। जब आबादी घट जाएगी, जितनी आबादी घटेगी उतने पोल्यूटर कम हो जाएंगे अपने आप। ये कुदरत का खेल है। ये तो जब अभी 160 करोड़ 170 करोड़ तक पब्लिश है, 50-60 करोड़ की रह जाएगी,
और 2100 तक होते होते हिंदुस्तान की आबादी जो है, इंडिया की आबादी है, ये कोई 25-30 करोड़ बचेगी। क्योंकि जब औरतें, अब हमने ये 2023 में एक्ट भी पास कर दिया, पंचायतों में तो पहले औरतें इलेक्ट हो रही थी, म्यूनसिपलिटी में इलेक्ट हो रही थी। अब उसके बाद जो है कि जब ये पार्लियामेंट में इलेक्ट होंगी और वो विधानसभा में इलेक्ट हो, तो बच्चे पैदा कर रही है क्या इस काम के लिए वो इलेक्ट होंगी क्या? उनके पास बच्चे पैदा करने के, उनको पालने की फुर्सत नहीं है, उनका टाइम उनके पास, वही सब नोट कमाने में लग जाएंगी। हम सोचेंगे आदमी मेल से बेईमान है, और से भी उतनी बेईमान है जितने ये आदमी है, उतनी रिश्वतखोर है। और उसके साथ साथ ये जैसे एजुकेशन बढ़ेगी औरतों में, तो वो जॉब में आएंगी, घरों से निकलेंगी, तो फिर वो जब जॉब में आएंगी है, तो फिर वो बच्चे पैदा करेंगी, वो अपनी नौकरी देखेंगी या बच्चे पैदा करेंगे वो पालने की, किसके पास टाइम है? वो कहेंगे भैया तुम ये बच्चे तुम आर्टिफिशियल लॉ कहीं से ले आओ, किराए के भाड़े के, मेरे बस की नहीं है बच्चे पैदा करना और पालना। क्योंकि एक और बच्चे को जो है अपने पाँव पे खड़ा करने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। किस औरत के पास टाइम है आज के ज़माने में कि वो 2 साल बच्चे पैदा करके 9 महीने तो बच्चा पेट में रख के घूमते रहे, बाद के 2-3 महीने अपनी जॉब पे भी नहीं जा सकती, ड्यूटी नहीं आ सकती। उसके बाद जो है 2 साल बच्चे को पाले, जब तक कि उसको 1 साल पर दूध पिलाए। एक बात था जब पाँव खड़ा हो गए, फिर वो 2-2.5 साल का स्कूल जाने लगे, तब उसको कुछ फुर्सत मिलेगी। और तो अपनी ज़िंदगी का क्यों 2-2.5 साल वेस्ट करेंगी इन मर्दों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए, खुद तो कुछ करते कराते नहीं है। तो इसलिए जो है ये वो है, सब जॉब में आ जाएंगी औरतें। पार्वती भी जॉब में आ जाएगी कुछ, तो शिव फिर खुश हो जाएंगे, और शिव का रोना बंद हो जाएगा तो पार्वती का अपना वो रोना निपट जाएगा। तो ये आबादी घटेगी तो पानी के कंज्यूमर घटेंगे, तो पानी अपने आप सरप्लस हो, जैसे पहले होता था, अब से 200 साल पहले सरप्लस होता था पानी, अब फिर सरप्लस हो जाएगा। फिर ये जो है सब जो जंगल काट दिए इन्होंने, उनमें सब पेड़ पौधे हो जाएंगे, फिर और जानवर आ जाएंगे, शेर चीते। अब तो शेर खत्म ही हो गए, टाइगर भी आज उनको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सेंचुरी बना रहे हैं, टाइगर सेंचुरी, वो सब वापिस आ जाएंगे शेर चीते। और ये जो है कुछ इनकी आबादी घटे तो बच्चे पैदा कम होने के हो जाएंगे, कुछ और शेर चीते खा जाएंगे। तो ये बैलेंस जो है, कुदरत का जो बैलेंस है, वो फिर दोबारा लौट जाएगा और सब खुशहाली आ जाएगी, पानी भी सरप्लस हो जाएगा, पोल्यूटर जब कम हो जाएंगे तो पानी का पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ये तो इंसान पोल्यूटर है ना पानी के, कोई शेर के, चीते के, जानवर, मछली के पानी पीने से पानी पोल्यूट नहीं होता है, नदियों का, नहरों का। ये तो इंसान पोल्यूट करती है, जो अपने टिट्ट पिछाव का पानी है उसमें जोड़ देते हैं नाले। आबादी घट जाएगी, शहर उजड़ जाएंगे, बियाबान हो जाएंगे शहर, तो पोल्यूशन ना भी कम हो जाएगा, बरसाती पानी के नाले बने हुए चलते रहेंगे। तो ये जो है आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें, चाय पीना, पानी पिए, रसगुल्ला लड्डू खाए और मौज करें हम, यही आज का मतलब है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। बाकी ये कुदरत का नियम है, कुदरत अपने आप बैलेंस गेन कर लेती है, और ये कुदरत बैलेंस गेन करेगी, ये होगा, और फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।